हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में CSIR नेट 2020 जो कि हेल्ड हुआ था 26 नवंबर 2020 सेकेंड में, उसके सेक्शन सी पे जो रीएनालिसिस के टॉपिक है उसके क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी पे जो रीएनालिसिस के 6 क्वेश्चन हमको देखने मिले थे इस पेपर में, वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चन आज करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी मैंने मेंशन कर दी है, ये स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने क्वेश्चन पेपर का, तो आप वहाँ से टैली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आपका ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमको बताना है ये जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सब में अलग अलग सीरीज है, तो इंडिविजुअली हमको हर स्टेटमेंट में वर्क करके देखना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो ये सीरीज दी हुई है, ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज दी हुई है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, लेबनीज टेस्ट लगाएंगे। तो लेबनीज टेस्ट क्या कहता है कि समेशन -1 की पावर n an क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कब होगा कन्वर्जेंट, इफ जब आप लिमिट निकाले n टेंड्स टू इंफिनिटी की an पे, तो वो क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए। दैट मीन्स जो an है वो आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हमारे क्वेश्चन में 1/n ये दिया हुआ है। दिस मीन्स दिस एम्प्लाइज जो आपका an है वो क्या है, 1/n है। तो जब आप लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी की 1/n में, तो वो 0 मिलेगा। तो 1/n आपको पता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, अल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है, तो बाय लेबनीज टेस्ट ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके मल्टीपल करेक्ट होते हैं, इसमें सब सही भी हो सकते हैं एंड एनी ऑफ दीज आर करेक्ट है ना, कोई भी करेक्ट हो सकते हैं, कितने भी करेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक सीरीज गिवन है। ये सीरीज भी आपको कैसी गिवन है, ऑल्टरनेटिव टर्म की गिवन है और इस पे एब्सोल्यूट कन्वर्जन की बात करें। तो अगर कोई सीरीज आपको इस तरीके से गिवन है और बोल रहा है इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, इफ समेशन -1 की पावर n an का जो मॉड है इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाता है तो आप बोल देंगे पूरी की पूरी सीरीज आपकी कैसी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो अगर हम यहाँ पे मॉड की बात करें तो समेशन मॉड -1 की पावर n अपॉन में √n प्लस में n, तो ये आपको क्या मिल रहा है, समेशन 1 अपॉन में √n प्लस में n। तो हमको चेक करना है कि ये जो सीरीज आपको मिली है आफ्टर अप्लाइंग द मॉड वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेस्ट का यूज़ करने वाले हैं जो कि कैसा होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में un अपॉन में vn अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, वो भी कैसी, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे इफ समेशन vn is divergent implies summation un is divergent, and if summation vn is convergent implies summation un भी कैसा होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। तो ये ले लेते हैं, यहाँ आपका जो un है वो क्या रहेगा, 1/√n प्लस में n। यहाँ जो हम vn ले लेते हैं 1/n ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे un अपॉन में vn अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा n अपॉन में √n प्लस में n। इसमें n कॉमन निकाल लीजिए तो 1 अपॉन में 1/√n प्लस में 1 मिल जाएगा आपको। इस पे आप लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी की, तो 1 अपॉन में 1/√n प्लस में 1, तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 विच इज नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। तो दिस, और हमको पता है सिंस कि समेशन 1/n दैट इज समेशन vn क्या है, डाइवर्जेंट है, तो दिस एम्प्लाइज जो समेशन un है दैट इज 1 अपॉन में √n प्लस में n, वो भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो मतलब हमको ये जो मॉड लगाने के बाद जो सीरीज मिल रही थी दैट इज नॉट कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी सीरीज को स्प्लिट कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा समेशन √n अपॉन में n की पावर 3/2, फिर मिलेगा आपको समेशन -1 की पावर n √n अपॉन में n की पावर 3/2, देन आपको मिलेगा समेशन log n अपॉन में n की पावर 3/2। तो अगर ये तीनों इंडिविजुअल सीरीज कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, तो पूरी सीरीज हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी डाइवर्जेंट हो जाती है तो पूरी सीरीज डाइवर्जेंट रहेंगी, क्योंकि सम वैल्यू क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा,
ठीक है। तो हम ये पहली वाली जो सीरीज़ है इसको ही चेक कर लेते हैं। तो पहली वाली सीरीज़ को अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, √n अपॉन में n की पावर 3/2 का समेशन। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 1 अपॉन में n। तो 1 अपॉन n की जो सीरीज़ होती है वो आपको पता है डाइवर्जेंट होती है। दिस एम्प्लाइज जो ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, ये सीरीज़ है ये कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ भी डाइवर्जेंट हो गई, तो कन्वर्जेंट नहीं है, इस कारण से ऑप्शन गलत हो जाता है। लास्ट ऑप्शन में भी हम क्या कर लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा -1 की पावर n √n अपॉन में n की पावर 3/2 का समेशन प्लस में समेशन 1 अपॉन n की पावर 3/2। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे आप। अब देखिए, अगर ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो कन्वर्जेंट, अगर इनमें से कोई एक सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अगर हम पहली वाली सीरीज को देखें तो ये कैसी है, ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, लेबनीज़ टेस्ट लगाएंगे, जो अभी हमने ऊपर स्टेट किया था। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी √n अपॉन में n की पावर 3/2 अगर टेंड्स टू 0 हो जाएगी तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या दे देगा, 1 अपॉन में n। हमको पता है ये 0 पे टेंड करता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब है ये जो सीरीज है ये आपकी कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अब नेक्स्ट ये वाली सीरीज देख लेते हैं, समेशन 1 अपॉन n की पावर 3/2। तो बाय पी टेस्ट समेशन 1 अपॉन n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ आपको पता है p ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे p क्या है आपका, 3/2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। दिस एम्प्लाइज की जो ये सीरीज है ये कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो ये वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि दोनों सीरीज कैसे आ रही थी, कन्वर्जेंट आ रही है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन टिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इन बाइजेक्शन विथ आर। तो बाइजेक्शन होने के लिए इसका मतलब है 1 1 on 2 होना चाहिए। 1 1 on 2 तभी पॉसिबल है कि अगर सेट की जो कार्डिनलिटी है इज सिमिलर टू द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किसकी कार्डिनलिटी, रियल नंबर की कार्डिनलिटी के बराबर है, विच इज क्वांटम। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। तो सेट कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0 1 से लेके n क्या होगी आपकी यहाँ पे, अलिफ नॉट की पावर 2। क्योंकि यहाँ पे कि f अगर a से b पे मूव कर रहा है तो नंबर ऑफ मैप्स फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। तो ये हम कॉन्सेप्ट लगाए। तो कार्डिनलिटी ऑफ n क्या होती है, अलिफ नॉट, और कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 क्या होती है, 2, तो अलिफ नॉट की पावर 2, विच इज नॉट सिमिलर टू क्वांटम। ठीक है, अब कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ऑफ ऑल मैप फ्रॉम n टू 0 1, तो n टू 0 1 का मतलब क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 दैट इज 2 की पावर अलिफ नॉट। तो ये क्या होता है, सिमिलर टू क्वांटम होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। देन सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ n, पावर सेट ऑफ n। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एनी काउंटेबली इन्फिनाइट सेट इज सिमिलर टू द क्वांटम, इज सिमिलर टू द क्वांटम, अनकाउंटेबल होता है सिमिलर टू द क्वांटम। तो ये आ गया। अब कार्ड सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ आर, तो यहाँ पे बात कर रहा है पावर सेट ऑफ आर, और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो कैसी होगी, हमेशा ग्रेटर देन टू द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ आर। इस कारण से ये वाला जो पॉइंट है ये टिक नहीं होता है। तो आपका बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पे टिक होता है। ऐसा टिक करके आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ एंड जी फंक्शन, आईडी यहाँ पे मेंशन है, क्वेश्चन आईडी। यहाँ दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ एंड जी। आपको बोल रहा है ऑप्शन अगर आप रीड करते हैं तो ये दोनों की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। यहाँ पे दोनों फंक्शंस की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में बोल रहे हैं कि बोथ फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। तो अगर जो आप एफ एक्स फंक्शन देखें तो ई की पावर -x दिया हुआ है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो अगर इस फंक्शन को ये फंक्शन आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस है ऑन आर पे, पूरे आर पे ये फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है। तो इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बनना है, इसका मतलब है डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू डोमेन लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये केस होता है। ठीक है, तो अगर मैं इफ क्या करूँ, लिमिट x टेंड्स टू -इंफिनिटी लेके जाती हूँ e की पावर -x की, तो ये क्या होगा, e की पावर इंफिनिटी विच इज इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट का केस बना रही है आपको। तो
तो इसका मतलब है द फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। तो ये जो पहला ऑप्शन ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब इसको प्रॉब्लम कहाँ थी, सब जगह कंटिन्यूअस है, बट जब यहाँ पे ये माइनस इंफिनिटी पे मूव कर रहा होता है तभी इसको दिक्कत है, अदरवाइज ये क्लियर है, बाकी सब जगह पे कंटिन्यूअस है। अगर हम इसकी लिमिट भी लगाते हैं एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी की, तो ये क्या देगा, ई की पावर माइनस इंफिनिटी देगा। ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होती है, ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगी, आपकी जीरो होती है। तो सब जगह ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, सिर्फ इंफिनिटी। तो हमने यहाँ पे इस वाले में क्या किया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में ए से माइनस ए फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ से आपको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी डोमेन माइनस इंफिनिटी पे मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है एफ फंक्शन यहाँ पे कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। जी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा आर पे या नहीं, ये हमको देखना है। तो जी फंक्शन क्या है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो x है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r के लिए जो x स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी की e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर में, तो आपको मिलेगा e की पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ x टेंड्स टू इंफिनिटी की लिमिट लगाते हैं e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर में, तो आपको मिलेगा e की पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज अगेन इक्वल टू 0। और आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इन बिटवीन ये हमेशा कंटिन्यूस, मतलब वैसे तो कंटिन्यूस हमेशा ही होता है, बट इन बिटवीन ये हमेशा इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। एंड पॉइंट्स पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। तो एंड पॉइंट्स पे हमने देख लिया कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इस कारण से ये जो ऑप्शन नंबर सी है, जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट को देखें, एफ एंड जी के प्रोडक्ट को देखें, तो क्या बन के आ रहा है आपको, एफ इंटू में जी ई की पावर माइनस एक्स इंटू में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको एंड पॉइंट में दिक्कत है या नहीं है। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर मैं इंफिनिटी करती हूँ, तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी इंटू में ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी आपको मिल रहा है, विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे क्या बिहेव कर रहा है। तो x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे ई की पावर इंफिनिटी इंटू में ई की पावर माइनस इंफिनिटी, जो कि हमको क्या दे देगा, ई की पावर 0 दे देगा, विच इज इक्वल टू में 1। तो इस कारण से हम बोल पाएंगे कि एंड पॉइंट्स पे क्या है, इसकी वैल्यू होल्ड कर रही है, और बाकी ये हर जगह पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमेशा फाइनाइट होती है। तो एंड पॉइंट्स पे चेक किया और ये कैसा आ रहा था, इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। तो आपको यहाँ पे ये तीन ऑप्शन मिले जो सही है और फर्स्ट ऑप्शन इसमें गलत है। इस तरीके से आप ऑप्शन को टिक करते हुए आगे जा सकते हैं। तो होप अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही है और पसंद आ रही है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि 29 टेंटेटिव डेट दी गई है 29 जनवरी एग्ज़ाम की, तो आप लोगों को भी हेल्प हो, ठीक है, एंड देन आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो। और अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।